वेलकम टू द रिवीजन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले इस चैप्टर का मेन इंटेंशन है कि क्रेडिट देना कि नहीं देना, एंड दूसरा क्वेश्चन है अगर क्रेडिट देना ही है तो कितने टाइम पीरियड का देना। सो ये दो क्वेश्चंस होते हैं। सर देना है तो दो, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द इशू अगर मैं क्रेडिट देता हूं या क्रेडिट पीरियड ज्यादा बढ़ा के देता हूं तो व्हाट विल हैपन? तो सबसे पहले तो अगर जब भी बिजनेसमैन क्रेडिट पीरियड देता है तो उसके कुछ पैसे अकाउंट रिसीवेबल या डेटर के फॉर्मेट में पैसे अटक जाते हैं। तो उस पैसे जो अटकते हैं उसको एक नाम दिया गया है, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स। एंड व्हाट इज दैट इन्वेस्टमेंट? एक सिंपल सी बात है, इमेजिनरी, कि सपोज 3,65,00,000 का एनुअल सेल है। एनुअल सेल है, क्रेडिट। तो बेसिकली एक दिन में कितने रुपए का सेल हो रहा है? 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए का एवरी डे सेल है, हर रोज एक एक लाख रुपए का सेल होगा। तो अपन ने क्या बोला कि 30 डेज अगर क्रेडिट पीरियड होता है, क्रेडिट पीरियड 30 डेज, तो कितने पैसे अटके जाएंगे? 30 लाख रुपए। कैसे निकाले? फर्स्ट डे पे 1 लाख का सेल, डेटर का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1 लाख। सेकेंड डे पे 1 लाख का सेल, डेटर का बैलेंस 2 लाख। तीसरे दिन 1 लाख, 3 लाख, ऐसा चलते रहेगा। 30th डे पे क्या हो जाएगा? 30 लाख। 31st डे पे क्या होगा? 1 लाख का सेल हो जाएगा, ये 30 लाख, इस लाख का, इस बार का 1 लाख, और जो फर्स्ट है उसके पैसे आ जाएंगे 1 लाख, तो ये हो जाता है 30 लाख। तो ये 30 लाख अभी बिजनेस में कब तक रहेंगे? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये बिजनेस में 30 लाख लटका रहेगा। अभी ये कभी वापस आएंगे ही नहीं। इसका एक ही ऑप्शन है, कैश सेल शुरू करो नहीं तो बिजनेस बंद करो, तभी पैसे वापस आएंगे। तो ये 30 लाख रुपए ऐसे हैं जो बिजनेस में अटक गए। अपन जो बोलते हैं ना बिजनेस में पैसे अटके, तो दैट इज व्हाट इज 30 लाख, जो अकाउंट रिसीवेबल के फॉर्मेट में बिजनेस में पैसे अटके। तो ये 30 लाख अगर मैं कैश सेल करता तो क्या होता? मेरे हाथ में आए रहते वो पैसे 30 लाख, और ये 30 लाख में क्या किया रहता? इन्वेस्टमेंट किया रहता। किधर? किधर भी, और उससे मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलती है। तो अगर मैं कैश सेल करता हूं तो 30 लाख मिलते हैं, उससे मैं इन्वेस्ट करके कमा सकता था। और दूसरा, ये 30 लाख की वजह से क्रेडिट पीरियड देने की वजह से मुझे क्या फायदा हुआ? सेल्स बढ़ गए। तो सेल्स बढ़ गए तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो अच्छी बात होगी। तो ये जो सेल्स बढ़ने की वजह से जो प्रॉफिट बढ़ा है वो किससे कंपेयर करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बैड डेट्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्काउंट्स। ये तीन चार जो चीजें हो रही है, इन चारों खर्चों से ज्यादा मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही क्रेडिट पीरियड देने में कोई सेंस बनता है। तो तुम इसको बोलते हैं नेट बेनिफिट कैलकुलेशन। सो नेट बेनिफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट टाइप्स बनाते हैं। पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट प्रॉफिट, और ये टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर तुम क्या निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स, उसके ऊपर क्या निकालते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेट प्रॉफिट में से माइनस, तो तुमको क्या मिलता है? नेट बेनिफिट। अगर नेट बेनिफिट पॉजिटिव है कि अब ज्यादा है तो क्रेडिट पीरियड देना चाहिए, नहीं है तो नहीं देना चाहिए। सिंपल एज दैट, ऐसे तुमको करना है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे अपन, से फॉर एग्जांपल 72 lakhs का सेल है पर एनम। वेरिएबल कॉस्ट 70%, फिक्स्ड कॉस्ट 10%, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20%। अगर मैं फिलहाल क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ, अगर ये 1 मंथ का 2 मंथ्स में हो रहा है तो करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन है। अगर 2 मंथ्स में हो गया तो मेरा सेल कितना बढ़ रहा है? 20% सेल इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे इसका एनालिसिस करना है। तो पहले क्या करते हैं अपन? सेल कितना? 72 lakhs। और प्रपोज केस में कितना हो जाएगा? 86.4। ये हो गया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70%। निकालो।
और इधर फिक्स कॉस्ट 7.2 lakhs 7.2 lakhs। तो फिर मिलता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना इन दोनों का ऐड 57.6 67.68 lakhs। फिर अपन निकालते हैं इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ऑप्शंस। अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट, और कॉस्ट का डेटा इन सेल्स के बेसिस पे कर देना। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 लेंगे अपन, 360 इंटू क्रेडिट पीरियड। कितना है क्रेडिट पीरियड? 1 मंथ। तो करो कितना आता? 4.8 lakhs। और इधर 11.28 lakhs। इतना क्या हुआ? ये क्या है? 4.8 और 11.28, ये इतने पैसे मेरे अटक गए हैं। फिर उसके ऊपर अपन क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी परसेंट है? 20% कितना आता? 96,000। और इसके केस में तो 2,25,600 इतना मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। निकालो प्रॉफिट। इसमें से ये माइनस ये माइनस, $13.44। इसमें से ये माइनस ये माइनस ये, तो देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। तो अब ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट या नेट बेनिफिट बढ़ चुका है, तो मैंने अलाउ करना चाहिए। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट मिलती है कि ये तुमको यह चेक करना है क्रेडिट देने के बाद अल्टीमेटली मेरा बेनिफिट हो रहा है क्या। अगर बेनिफिट हो रहा है तो दो, नहीं तो मत दो। अब इसमें छोटे मोटे वेरिएशंस आते हैं इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या वेरिएशंस आते हैं? तो सबसे पहले तुमको दिया रहेगा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है? सेल 3 टाइम्स ऑफ डेटर्स। अगर डेटर 1 लाख है, सेल्स 3 लाख है। वेरी गुड। और इससे वेरी कैसे? हाँ, तो इससे तुम क्रेडिट पीरियड भी निकाल सकते हो। वेरी गुड। क्रेडिट पीरियड कैसे निकलेगा? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, 12 मंथ्स बाय 3। तो बेसिकली 4 मंथ्स का तुम्हारा क्रेडिट पीरियड है। तो इससे क्रेडिट पीरियड मिल गया। फिर तो क्वेश्चन नॉर्मल में कन्वर्ट होता। फिर तुम इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट रिसीवेबल निकाल सकते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते, ये सब चीजें कर सकते हो। सो बेसिकली इस चैप्टर में अपन ने वो देखा कि क्रेडिट पीरियड एक निकाल सकते हो। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैक्सिमम कितने बैड डेट्स तुम रख सकते हो। ठीक है, कि 12% बैड डेट हुए तो क्या, 14% हुए तो क्या। तो तुमने क्या करना चाहिए कि तुमको कितना इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल चाहिए वो देख लेना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो देखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14-15। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन ने बोला था कि आफ्टर टैक्स तुमको 39% कमाना है। सेल्स पे 60 लाख 60,000 के, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया था 80%, 48,000, ग्रॉस प्रॉफिट आता है 12,000। फिर इस 12,000 में से तुमने इन्वेस्टमेंट निकाला कि कितने महीने का है? 1 महीने का इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल था, या जो भी था 1.5 महीने का था। तो 1.5 महीने का 60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5, 6,000। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है 2340, क्योंकि मुझे 39% ही कमाना था। तो जितना कमाना था वो निकाल लो, पर ये आफ्टर टैक्स था।
इसको बिफोर टैक्स करने का है। तो हाँ 100 माइनस टैक्स आता है, सपोज 100 रुपए इनकम है, 35% टैक्स है तो 65, तो डिवाइडेड बाय 0.65, तो ये आ जाएगा 3600। इतना मुझे कमाना है। कमाई हो रही कितनी है? 12,000, और मुझे चाहिए कितने? 3,600, तो एक्स्ट्रा कितने मेरे पास? 8,400। इतना अगर बैड डेट बोल के लॉस हुआ तो भी चलता। तो 60,000 8,400 बाय 60,000, तो ये आता है 14%। तो ये 14% इज माय मैक्सिमम पॉसिबल बैड डेट लॉस। ये समझा? ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस होने के बाद फिर अपन आए कि जैसा इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है। बिजनेस में सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि डेटर में पैसे अटके, स्टॉक में भी तो पैसे अटकते। अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाने की वजह से स्टॉक बढ़ रहा है तो सेम इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल में उसमें वो ऐड करो। क्रेडिटर अगर बढ़ रहे तो अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। अगर डेटर बढ़ रहे मेरे लिए बुरी बात है, क्योंकि मेरे पैसे लोगों ने अटकाए। तो क्रेडिटर बढ़ रहे मतलब मैंने लोगों के पैसे अटकाए, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा, इस इन्वेस्टमेंट से वो लेस करूंगा, और फिर अल्टीमेटली जैसा पहले सॉल्व करते थे उस तरीके से करते रहना है। रिकरिंग एक्सपेंडिचर अगर कभी आता है तो ये तुमको कॉस्ट में ऐड करना है, जैसा वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ऐड करते हैं उसमें रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी ऐड करो, और उसके बाद ही सॉल्व करो। इसके बाद अपन आए फैक्टरिंग वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अभी फैक्टरिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फैक्टर तुमको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक ही काम पकड़ते फैक्टर का, एक्चुअली उसके दो काम है। कौन से दो काम है? एक फोन लगाना, और दूसरे पैसे एडवांस में देना। फोन लगाने के बदले में वो क्या चार्ज करता है? कमीशन। और पैसे पहले देने के इसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। वेरी गुड। तो अभी से फॉर एग्जांपल सेल्स जितना भी रहेगा, क्रेडिट सेल कैश सेल के रिलेटेड अपने को कोई इस चैप्टर में कोई संबंध ही नहीं है। जितना भी क्रेडिट सेल है उसके कुछ परसेंटेज तुमको चार्ज करके कमीशन निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए एक वर्किंग नोट है, 2 मिनट में देखेंगे। तो ये खर्चा हो गया, मुझे कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, ये मेरे खर्चा हो गया। बट अगर मैं फैक्टर को अपॉइंट करता हूं तो मुझे कुछ बेनिफिट भी होगा। क्या क्या बेनिफिट होंगे? मेरे बैड डेट खत्म हो जाएंगे, और फोन लगाने के लिए जो स्टाफ रखा रहेगा वो भी जल्द चल जाएगा। तो बेसिकली मेरे 9,80,000 रुपए मेरे सेव हो रहे। बट उसके बदले में मुझे कुछ तो सामने वाले को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। क्या पेमेंट करना पड़ रहा है? 19,07,000। तो बेसिकली मुझे 9,27,200 मेरे जेब से जा रहे। पर ये जेब से जा रहे तो हाथ में कुछ पैसे भी बच रहे। तो कैसे निकालना वो? एनुअल सेल से 3,20,00,000, 90 दिन के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 80 लाख, मतलब 80 लाख ये मेरे बिजनेस में परमानेंटली अटक गए। तो फैक्टर क्या बोल रहा? टेंशन मत ले, ये 80 लाख में वसूल कर लेता और तुमको 90 दिन के बाद वापस कर दूंगा। बट जब तक तुम क्या करेंगे, तुम क्या करो, इसके अगेंस्ट मेरे से पैसे ले लो। तुम बोल रहे दे दे पैसे, और पूरे नहीं मिलेंगे, 10% में कट करूंगा रिजर्व्स। तो बच्चे 72 लाख, तुम बोल रहे 72 लाख दो। हाँ, वो बोला शाना मैं तुमको 72 लाख दूंगा, फिर मेरी फीस मांगने के लिए वापस तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छी तो बात नहीं है। तो मेरा जो भी खर्चा है, मेरी जो फीस है, मैं कट करके दे देता। उसका कमीशन उसने माइनस किया, तो कमीशन माइनस करने के बाद फिर कमीशन पूरे सेल का माइनस नहीं करना, जितना जितने की डेटर्स का वो फिलहाल हिसाब चल रहा उतने ही डेटर का कमीशन माइनस करेगा। फिर बोल रहे तुम अभी तो पैसे दे, बोल रहे ये भी पैसे मिल जाएंगे बट इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना, तो वो इंटरेस्ट भी तो मुझे कट करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा 90 ही दिन का, क्योंकि 90 दिन में तो पैसे आने ही वाले थे। तो 90 दिन का इंटरेस्ट माइनस करके जो बचे पैसे वो तुमको एडवांस मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक मोटा मोटी कि 80 लाख जो तुम्हारे बिजनेस में अटक रहे थे उसमें से 67,23,200 हट गए। तो बेसिकली तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कुछ मोटा मोटी 10-12 लाख ही बचा। तो तुम्हारे पास 67 लाख हाथ में आ चुके हैं। तो अभी क्या हुआ? फैक्टर अपॉइंट होने की वजह से हेडेक खत्म, बैड डेट खत्म, स्टाफ हटा दिए, सब कटने के बाद मुझे खर्चा लग रहा है 9,27,200, बट हाथ में 67 लाख है ही नहीं। तो ये कितना परसेंट है? 13.79%। अब ये 13.79% मुझे किससे कंपेयर करना है? बैंक के रेट से कंपेयर करना। अगर बैंक 13.79, सपोज बैंक बोलती है 15%, तो फिर मैं बोलूंगा फैक्टर को भाई तू रहने दे, मैं मेरा जैसा चल रहा है चल लूंगा, जितने पैसे चाहिए मैं बैंक से ले लूंगा। अगर ये सपोज बैंक का रेट अगर सॉरी, हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, बैंक का रेट अगर 15 रहा तो मैं फैक्टर को रखूंगा, बैंक को हटा दूंगा। अगर बैंक का रेट 10 है तो फिर मैं बैंक से लूंगा और फैक्टर को हटा दूंगा। तो बेसिकली फैक्टरिंग का काम ये है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर अगर काम 2-3 क्वेश्चन है, मॉडल में भी एक क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे तो परफेक्टली हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक कैश डिस्काउंट का भी एक फॉर्मूला लिख के दिया है, एनुअलाइज्ड कैश डिस्काउंट कॉस्ट। अगर कैश डिस्काउंट जो तुम देते हो 30 दिन पहले पेमेंट लाने के लिए, 20 दिन पहले पेमेंट लाने के लिए करते हो, तो उसका एनुअलाइज कैश डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला है? कैश डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैश डिस्काउंट इनटू 365 डिवाइडेड बाय सेविंग इन डेज ड्यू टू कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, से फॉर एग्जाम्पल 2/15 नेट 45, तो मुझे एनुअलाइज कैश डिस्काउंट का कॉस्ट बोलो, ये इसका 2/15 नेट 45। नहीं नहीं, वो बोलना नहीं का नहीं, ये पूरा इसका एनुअलाइज कॉस्ट बनाओ फॉर्मूले में डाल के। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसा करते हैं? 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर 15 दिन में पेमेंट करते हो तो, अदरवाइज पेमेंट कितने दिन में करना है? 45 डेज में तो पेमेंट करना ही है तुमको। तो फिर इसका क्या है अपना फॉर्मूला? कैश डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैश डिस्काउंट इनटू 365 बाय सेविंग इन डेज ड्यू टू कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट था 2, 100 रुपए माइनस कैश डिस्काउंट 2, 365 डिवाइडेड बाय सेविंग इन डेज। सेविंग तुम कितना ले रहे हैं? अदरवाइज तुमको कितने दिन में आने वाला था? 45 डेज, पर लोग अभी कैश डिस्काउंट की वजह से कौन से दिन देंगे? 15वें दिन। तो तुम्हारे सेव कितने हो रहे? तो 30 दिन। तो इसको सॉल्व करके कितना रहा? ये क्या है? कैश डिस्काउंट जो मैं दे रहा हूं ना 2%, वो बोलने के लिए 2% है। सालाना कितने वो? 24%। 24 एग्जैक्ट नहीं है, 24.82% है। ये कैश डिस्काउंट का एक्चुअल तुमको एनुअल कॉस्ट है, समझा? दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।